नमस्कार, देवभूमि लाइव देखना आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। 5 दिवसीय सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं और सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर विधायकों के बैठने के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। विश्वख्यात पर्यावरणविद, पद्म विभूषण एवं चिपको आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा को सदन की गैलरी में माननीय सदस्यों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। सदन में प्रवेश करते वक्त उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और सभी मंत्री विधायकों की तरफ से स्वर्गीय बहुगुणा के चित्र पर पुष्पांजलि दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेता प्रतिपक्ष रही स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश, गंगोत्री के विधायक गोपाल रावत, हरिद्वार के पूर्व विधायक अम्बरीश कुमार, पूर्व शिक्षा मंत्री नरेश भंडारी, पूर्व विधायक बच्ची सिंह रावत को सदन में श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान, हिमाचल के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को भी श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और पहले दिन शोक प्रस्ताव आया जिसमें तमाम गुजर चुके लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, जो लोग वहां पर पहुंच रहे थे उनका थर्मल स्कैनर्स के जरिए टेम्परेचर चेक किया जा रहा था। कोविड प्रोटोकॉल का भी खास ख्याल यहां पर रखा गया है। ये तो उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज से आगाज हो चुका है और आज पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई है। उपनेता प्रतिपक्ष कर्नल महारा ने कहा कि इस विधानसभा का यह आखिरी सत्र है और विधायकों को श्रद्धांजलि देने की वजह से तमाम महत्वपूर्ण कार्य आज नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि क्योंकि आज कार्य बाधित रहेंगे, इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि बाद में सदन में पूरे एक दिन सतत विकास पर चर्चा की जाएगी। स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश जी की कॉन्डोलेंस है, गोपाल रावत जी की कॉन्डोलेंस है। इतनी सीनियर मोस्ट लेडी हमारे बीच से गई है तो कॉन्डोलेंस होना भी है आज। तो आज दिन तो और कोई काम होगा नहीं, क्योंकि परंपरा रही है कि कोई भी सिटिंग एमएलए अगर ख़त्म होता है तो पिछले वर्षों में भी हमने देखा है कि कोई सिटिंग एमएलए जब ख़त्म होता है तो उस दिन हाउस नहीं चलता। बस इतना ही एक था कि लगभग अंतिम विधानसभा है इस पंचवर्षीय की, और आज भी सोमवार के दिन हाउस नहीं चल रहा। जो मुख्यमंत्री से संबंधित विभाग है उनके प्रश्न आज भी खारिज हो जाएंगे और वो गंभीर विषय नहीं उठ पा रहे। विकास को लेके एक चर्चा का भी है और अध्यक्ष जी से हम लोगों की बात भी हुई है। इस पर एक दिन हम चर्चा का अलग से समय निकालने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और उसके अलावा हमारे जैसे महंगाई से संबंधित मामले हैं, कोविड में सरकार का फेलियर, कुंभ में जो जिस तरीके से जांच का घोटाला सामने है वो विषय है। उसके अलावा बेरोजगारी है, महंगाई है, हमारे जो किसानों से संबंधित समस्याएं वो हैं, आशा बहनों के हड़ताल पे लगातार हैं, आंगनबाड़ी बहनें हड़ताल पे हैं, पुलिस की पे ग्रेड का मामला, ये सभी गंभीर विषय हैं। देवस्थानम बोर्ड है, भूमि के कानून को बनाने की बात है। ये सभी चीज़ों को लेकर हम लोगों की तैयारी है और हाउस में इस बार आपको अच्छा बहस देखने को। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा का घेराव किया। भारी संख्या में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। कई मुद्दे थे, भू कानून समेत विभिन्न मांगों को लेकर घेराव किया गया है और कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर आरोप भी लगाए गए। कहा 20 सालों से दोनों दल प्रदेश को लूट रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा सत्र का शुरुआत होने से पहले ही यहां पर पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है। विधानसभा का घेराव करते हुए कई मांगों को लेकर अपने मुद्दे रखे। उनका कहना है कि भू कानून लागू किया जाए, साथ साथ एक बड़ा आरोप दोनों दलों पर लगाया गया कि 20 सालों से दोनों दल प्रदेश को लूट रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने पूरे प्रदेश को वैक्सीनेट करने के लिए दिसंबर माह तक का लक्ष्य रखा है। इसे पूरा करने के लिए वृहद स्तर पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून की रायपुर विधानसभा के राजीव नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक वृहद वैक्सीन सेंटर की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मैंने कहा कि जो दूसरी लहर आई, दूसरी लहर के जब आंकड़े आए, उसके बाद जो चीज़ें सामने आई, जिन लोगों को वैक्सीन की डोज लग गई थी, पहली डोज लगी हो, दूसरी डोज लगी हो, वो सारे के सारे जो है थोड़ा बहुत माइनर उनको इफेक्ट हुआ और वो ठीक हो गए। लेकिन जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो गंभीर अवस्था में आए
और बहुत लोगों ने उसमें उस समय में भ्रम फैलाने का काम किया, कुछ पार्टियों ने भ्रम फैलाया, ये सभी के सामने है। फिलहाल ये जो राजीव नगर वाला एरिया है, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ये एक सेंट्रल लोकेशन है। लगभग 20,000 लोगों के आसपास का वैक्सीनेशन होगा। तो प्रतिदिन हम प्लान कर रहे हैं कि 2-3-4 हज़ार लोगों का वैक्सीनेशन हो यहाँ पे। और मेन हमारा इंटेंशन ये है कि कोई भी ना छूट पाए। तो जितने हमारे लोग हैं जो गरीब हैं और जो किसी कारणवश छूट गए थे, और उनको हम अभी टारगेट कर रहे हैं। और हमारा नारा है कि नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई ना छूटे। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्रियों को बदलने पर बीजेपी को जमकर घेरा, सवालों की कटघरे में खड़ा किया। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी को बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री क्यों बदले गए। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय देहरादून में पवन खेड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को लड़ाने वाली पार्टी है। सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन उत्तराखंड के लिए एक ट्रैवल इंजन है, यहां सिर्फ सीएम बदले जा रहे हैं। पवन खेड़ा उत्तराखंड के दौरे पर हैं और उस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा यह डबल इंजन की सरकार नहीं है, ट्रैवल इंजन की सरकार है। यहां पर मुख्यमंत्री लगातार बदले जा रहे हैं और बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि आखिर 3 मुख्यमंत्रियों को बदलने का कारण बीजेपी क्या बताती है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रुद्रप्रयाग पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण की योजना कांग्रेस ने ममता बनर्जी की रेल मंत्री रहते हुए प्रारंभ की थी। आज बीजेपी की राज्य की सरकार इसमें हस्तक्षेप कर केवल भाजपाइयों को इसमें ठेके दिलवाने के लिए फैसिलिटेटर का काम कर रही है। भाजपा पर सवाल उठाया और कहा कि क्या ये राज्य केवल भाजपाइयों के लिए बना है। का काम कर्णप्रयाग तक जारी है। ये कांग्रेस की सरकार ने स्वीकृत किया। पूर्व में जब यूपीए 2 की सरकार थी और उस समय ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, उस समय ये कार्य प्रारंभ हुआ, ये कार्य शुरू हुआ। आज ये कार्य चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार इसमें हस्तक्षेप करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को काम दिलाने के लिए फैसिलिटेशन का काम कर रही है। उनको काम दिलाने के लिए बीच बचाव का काम कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है और आम आदमी इससे त्रस्त है। क्या ये राज्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बना? मैं पूछना चाहता हूँ। ये प्रदेश आम लोगों के लिए बना है। इस प्रदेश के आम लोगों ने प्रदेश के गठन के लिए, इस प्रदेश के अलग प्रदेश बनाने के लिए, उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए खून पसीना बहाया है। और अब अगर सरकारें इस प्रकार सिर्फ अपने राजनीतिक सहयोगियों के लिए ही अगर इस प्रदेश का उपयोग करेंगी, उपभोग करेंगी आगे संसाधनों का, तो ये हमारे आम लोग। मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी संपत्ति पर पोस्टर लगाना महंगा पड़ गया। मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा मसूरी कोतवाली में सरकारी संपत्ति पर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और पार्टी प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने नगर पालिका की शिकायत पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर कड़ा एतराज दर्ज कराया। आप कार्यकर्ताओं के साथ मसूरी कोतवाली पहुंचे और जमकर हंगामा किया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील सोनकर जुड़ चुके हैं। सुनील, जिस तरह से गिरफ्तारी को लेकर विरोध दर्ज कराया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसके आगे क्या कार्रवाई की गई है, कहां तक कार्रवाई पहुंची है? देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर मसूरी में आम आदमी पार्टी द्वारा सरकारी संपत्ति पर पोस्टर लगाया जा रहा था, जिसको लेकर यहाँ पर मसूरी नगर पालिका ने मसूरी कोतवाली में शिकायत की गई है और उससे त्वरित कार्रवाई करते हुए मसूरी पुलिस द्वारा 3 आप कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और यहाँ पर तीनों आप कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करके उनको कोर्ट में पेश किया गया है। और ऐसे में पुलिस ने साफ कहा है कि नगर पालिका की ये शिकायत थी जिस पर उन्होंने कार्रवाई की है। वहीं अगर आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन फिरसाली की बात की जाए तो उनका ये कहना था कि पूरा जो कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित होकर दिख रही है, क्योंकि ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि पोस्टर लगाने पे कार्रवाई की गई हो। ऐसे में
बीजेपी के और कांग्रेस के लगातार सरकारी संपत्तियों पर पोस्टर आज भी मौजूद है, लगे हुए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो उन्होंने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश में बढ़ता जनाधार को देखकर ये सभी लोग बौखला गए हैं और कहीं न कहीं पुलिस को आगे कर क्या सुनील, जो कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए थे 3, उनकी रिहाई हुई या अब तक गिरफ्तार हैं? जी देखिए, क्योंकि ये इनको देहरादून कोर्ट ले गए थे और वहां पर सुनवाई के बाद उनको फिलहाल बेल मिल गई है और फिलहाल उनको बेल पर यहाँ पर रिहा किया गया है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए सुनील आपका बहुत शुक्रिया। एसडीएम काशीपुर पर बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ अभद्रता करने के आरोप पर वकीलों ने एसडीएम के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। वकीलों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम आकांक्षा वर्मा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और इससे पहले अधिवक्ताओं ने बार भवन में हंगामेदार बैठक में चेतावनी दी और कहा कि अधिवक्ताओं के साथ अक्सर अभद्रतापूर्ण पेश आने वाली एसडीएम काशीपुर आकांक्षा वर्मा न केवल अपने व्यवहार में तब्दीली लाएं, बल्कि तमाम अधिवक्ताओं की मौजूदगी में उन सभी अधिवक्ताओं से माफी भी उनको मांगनी होगी। एसडीएम के खिलाफ वकीलों ने काशीपुर में मोर्चा खोल दिया और बार एसोसिएशन ने इस पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि एसडीएम अपना व्यवहार बदलें और माफी मांगे जिन लोगों के साथ उन्होंने बदतमीजी की है। हमारे श्रीमती जी आकांक्षा वर्मा एसडीएम काशीपुर जो है ये हमारे अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करती हैं और बात करने के बाद ये कहती हैं कि ये 2 मिनट में आप बहस कीजिए और मुझे सब पता है, मैं सब पढ़ा है मैंने, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाहर जाइए। हमने हाउस की मीटिंग बुलाई थी और हाउस की मीटिंग में सबने एक मत से ये कहा है कि कोर्ट का आप बहिष्कार करें और इनका जब तक ट्रांसफ़र नहीं होता और तब तक हम यहाँ काम नहीं करेंगे। अब हमारा कोई भी अधिवक्ता कोर्ट में नहीं जाएगा और हमने एक हफ्ता जो है बहिष्कार करने का निर्णय लिया है और 1 हफ्ते बाद हम दोबारा से मीटिंग करेंगे और जो भी अधिवक्ताओं का मत होगा उसी हिसाब से अगली कार्रवाई। जो आरोप लगाए गए हैं बार अधिवक्ताओं की तरफ से, दरअसल बार एसोसिएशन की तरफ से, उसको लेकर क्या एसडीएम का पक्ष कोई सामने आया अब तक? अजीम, आवाज मिल रही है आपको हमारी? देखिए आयुष, मैं आपको बता दूं, काशीपुर में आईएएस हैं जो काशीपुर में तैनात है आकांक्षा वर्मा, जो काफी समय से वकीलों की जो है काफी तरह की इनसे शिकायत की। इसको लेकर बार एसोसिएशन में जो है आज यहाँ पर इनके खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने कार्य बहिष्कार की 1 हफ्ते की घोषणा की है। उनका कहना है कि अब बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का कहना है कि एसडीएम महोदया जो है हमेशा वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार करती रहती हैं और उन्हें किसी काम के लिए अंदर जाते उन्हें बाहर भेज दिया जाता है और उन पर जो है तरह तरह के जो है आरोप लगाती रहती हैं, कहती रहती हैं कि मैं सब जानती हूँ, मैं इसके बारे में क्या है मैं सब पढ़ करके आई हूँ। वहीं इसी को लेकर के आज बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने वहाँ पर अध्यक्ष सहित वहाँ पर सभी लोग पहुंचे और उन्होंने वहाँ पर कार्य बहिष्कार की घोषणा की और उन्होंने कहा कि जब तक आकांक्षा वर्मा या तो अपने कार्य में तब्दीली लाए या फिर इनका ट्रांसफर किया जाए तभी जो है यहाँ पर वकील लोग जो है काम करेंगे। जी आयुष। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अजीम आपका बहुत शुक्रिया। तो काम में यहाँ पर बहिष्कार का ऐलान किया गया है। 1 हफ्ते तक कोर्ट का बहिष्कार करेंगे वकील, बार एसोसिएशन की तरफ से ऐलान किया गया है। और देवस्थानम बोर्ड के विरोध में गंगोत्री तीर्थ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन 71वें दिन भी जारी रहा। गंगोत्री पुरोहित परमानंद सेमवाल ने कहा कि सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि 71 दिन से जो हमारा प्रदर्शन चल रहा था, हमें नहीं लग रहा कि इस पर कोई विचार किया जा रहा है। सरकार हमें लॉलीपॉप दे रही है। तीर्थ पुरोहित ने कहा कि जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होगा तब तक धरना जारी रखेंगे। ये 4 धाम बोर्ड के विरोध में हमारे तीर्थ पुरोहितों का 71वां दिन संपन्न हुआ और मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि विगत 70 दिनों से जो हमारे कार्यक्रम चल रहा था उस पर मुझे लग रहा है इस पर किसी प्रकार का कोई अमल नहीं किया गया। हाँ, ये है कि गोली पर गोली जरूर दी जा रही है। पहले त्रिवेंद्र, उसको हटाया, फिर धामी, फिर तीरथ सिंह जी, फिर धामी जी, फिर ये लॉलीपॉप देते देते आज फिर जो है आपने जो आपके अध्यक्ष बने हैं सुप्रीम कमेटी के माननीय ध्यानी जी, अब उनको दिया गया है और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बोर्ड भंग नहीं होगा और हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक बोर्ड भंग नहीं होगा। सुमित ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, पुरोहितों ने तो साफ कर दिया कि जब तक बोर्ड भंग नहीं होता तब तक धरना जारी रहेगा,
क्या उनकी पूछताछ की जा रही है? क्या इसको लेकर कोई पक्ष प्रशासन की तरफ से रखा गया है? जो धरना प्रदर्शन में पुरोहित शामिल हैं, उनका हालचाल लेने कभी अधिकारी जाते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि देवस्थानम बोर्ड विरोध के लिए बहुत चल रहा है, और जहां पर एक हाई कमांड मीटिंग जो समिति बनी है, उससे तीर्थ पुरोहित काफी नाराज है, और जो भाजपा पार्टी से जुड़े हैं, अन्य कई पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने उसी तौर पर शपथ देने की घोषणा की है कि हम इस पार्टी को निरस्त करते हैं और धरना प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। तमाम अधिकारी तीर्थ पुरोहितों को एक तरफ आश्वासन दे रहे हैं कि बोर्ड के खिलाफ, तो तीर्थ पुरोहित लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, और वो अपनी मांग पे अड़े हैं कि देवस्थानम बोर्ड को रद्द किया जाए और जो ये काला कानून है देवस्थानम पर, इसे हटाया जाए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए सुमित बहुत शुक्रिया आपका। और कुमाऊं में डेंगू ने दस्तक दे दी है। पहला मामला अल्मोड़ा से सामने आया। डेंगू का मरीज हल्द्वानी की सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है। डेंगू का मामला आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। बेस अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाने की तैयारी चल रही है, जबकि सुशीला तिवारी अस्पताल में 30 बेड का डेंगू वार्ड बनाया जा चुका है। डीएम के मुताबिक जिले के हर सरकारी अस्पताल में डेंगू वार्ड तैयार किया जाएगा, और इसके अलावा मेडिकल की एक टीम को डेंगू के लिहाज से तैयार किया जा रहा है, जो जलभराव वाले स्थानों की मॉनिटरिंग करेगी और उन जगहों पर जो केमिकल है उनका छिड़काव किया जाएगा, ताकि मच्छरों के जो लार्वा हैं वो न पनपे वहां पर, और डेंगू को खत्म किया जा सके, कोशिश है। इसके अलावा इलाज के लिए भी अलग से वार्ड तैयार किया जा रहा है, अलग से वार्ड तैयार भी किया जाएगा अलग अलग अस्पतालों में। लार्ज स्केल पर हम लोग अब अभियान चला रहे हैं, केवल गौजा जाली में ही नहीं, और उसके पूरे ज़िले में जिन जिन क्षेत्रों में आशंका रहती है कि जल भराव की स्थिति आएगी, और ख़ासकर ये प्लेन्स के एरियाज़ में रामनगर हो, कालाडूंगी हो, हमारा लाल कुआं हो और हल्द्वानी का क्षेत्र है, तो वहाँ पर सोर्स रिडक्शन पर हम लोग काम करेंगे। और ये एहतियात के तौर पे आज हमारी टीम भी चली गई होगी मेडिकल की। अब नगर निगम के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं, पटवारी हैं, उन सबको हम इसमें इन्वॉल्व करें। ताराचंद जोशी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ताराचंद, क्या जानकारी मिल पा रही है डेंगू को रोकने के लिए, डेंगू की रोकथाम के लिए क्या कोशिशें प्रशासन की तरफ से, निगम की तरफ से वहां पर की जा रही हैं? जी देखिए, जहां तक डेंगू को रोकथाम की बात है, तो डेंगू के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं, ये कहना है जिलाधिकारी नैनीताल का। और इसके अलावा नगर निगम अपनी तरफ से जितने भी वार्ड हैं, 60 वार्डों में फॉगिंग का काम यहाँ पर चल रहा है, और जो केमिकल्स हैं उसका छिड़काव किया जा रहा है, ताकि जो डेंगू का लार्वा है वो न पनपे। और सुशीला तिवारी अस्पताल में इसके लिए 30 बेड का एक अस्पताल, एक वार्ड भी बनाया गया है। इसके अलावा हल्द्वानी बेस अस्पताल में भी 20 वार्ड का एक वार्ड बनाया गया है 20 बेड का। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो अभी उतने अच्छे स्तर पर नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से डेंगू यदि बढ़ता है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए ताराचंद आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार कोशिश की जा रही, केमिकल्स का छिड़काव किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और देश की फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग एविएशन का प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट के देश भर में 50 सेंटर है, जिसे बढ़ाकर अब 120 सेंटर तक किया जाएगा। संस्थान के डायरेक्टर अंशुल गौबा, देहरादून सेंटर के डायरेक्टर राजेश मस्करा ने बताया कि ये इंस्टीट्यूट लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक प्लेसमेंट के लिए दर्ज है। संस्थान द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। पिछले दिनों संस्था द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह भी धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने बताया कि फ्रैंकफिन एविएशन में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के क्षेत्र में इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका नेटवर्क विदेशों में भी फैला हुआ है। इन इंस्टीट्यूट की ब्रांच दुबई, मॉरिशस, हांगकांग में भी है, और फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट के सारे कोर्स यूके के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ICM से एक्रेडिटेड हैं, जिससे छात्रों को एक्स्ट्रा फीस देकर ICM की डिग्री भी मिल सकती है। Frankfin is the world's #1 air hostess training institute and has been conducting training for aviation and hospitality sectors for more than 28 plus years. हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर ट्रेनिंग सेंटर में एक मॉक एयरक्राफ्ट है, ऑडियो विजुअल इनेबल्ड एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं और वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब्स हैं। हमारे फैकल्टीज आर वेरी वेल क्वालिफाइड and highly experienced professionals from the industry. Frankfin approved training partner है National Skill Development Corporation
और ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल का। फ्रैंकफिन का एक एक्सक्लूसिव टाई अप है with Air India for in-flight familiarization for its students. Frankfin repeatedly year after year feature हुआ है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। हमको year after year industry bodies like ASSOCHAM से various awards मिले हैं। मैं राजेश मस्कड़ा फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस ट्रेनिंग सेंटर देहरादून की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।